हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में चल रहा है चैप्टर प्रकाश यानी कि लाइट। और लाइट जो प्रकाश चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने प्रकाश से जुड़ी बहुत सी घटनाओं को पढ़ लिया। हम लोग इसमें अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं दर्पण यानी कि मिरर। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के बारे में जाना है, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इनके बारे में जाना है। तो आपको बताया गया है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, समतल दर्पण के बारे में आपको बता दिया गया है पिछली वीडियो में कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये बातें आपको बताई गई है। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसमें भी थोड़ा सा बता दिया गया है, लेकिन जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से इसको आगे बढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण बताया गया है, अभी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर। और इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में बताया गया, उत्तल दर्पण के भी बारे में बता दिया गया है। अवतल दर्पण को बताया गया कि अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को डाइवर्जेंट या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सेविंग में प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है, मेकअप करने के में भी इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पर किया जाता है, रियर व्यू यानी कि पश्च दर्शन या साइड मिरर, जो गाड़ी के बगल में शीशा लगा होता है, पीछे की जो भी वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। उसके बाद स्ट्रीट लाइट यानी कि गली में जो लाइटें लगाई जाती है, जो लैंप लगाए जाते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और बताया गया आपको कि अवतल दर्पण को अब अभिसारी लेंस और अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। लेकिन अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तो बनेंगे ही, लेकिन प्रतिबिंब बनने के 4 नियम होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में 4 नियम कार्य करते हैं। और वे 4 नियम कौन से हैं, 4 नियम कार्य करते हैं जब हम अवतल दर्पण से क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसमें 4 नियम जरूरी होते हैं। उन 4 नियमों को या 4 नियमों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, आपको बताया गया है क्या हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है यानी कि कनकेव मिरर है। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। देखिए, यह मुख्य अक्ष है, ई यहाँ पर हमारा एफ होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी होगा। तो देखिए, इसमें पहला नियम क्या होता है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें 4 नियम ध्यान रखने होते हैं। और उन 4 नियमों में पहला नियम क्या होता है, पहला नियम यह होता है, देखिए जो हमारा ये एफ है इसको फोकस करते हैं, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये हमारा ध्रुव है यानी कि पोल। तो देखिए, इसमें पहला नियम क्या होता है, मुख्य, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये जो जा रही है ये वाली किरण, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पहला नियम यही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें
फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, तो ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऐसे मान लेते हैं किरण जा रही है, तो जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम यही होता है अवतल दर्पण में। तो पहला नियम यही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण जा रही है और जब वहां से परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद यह क्या करेगी, यह फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम यही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात। दूसरा नियम यह होता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, जो भी किरण फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो क्या है, एक किरण आ रही है और एक कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तो अभी फोकस से होकर जाने वाली किरणें, अब यहाँ से परावर्तन होगा इसका ना, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा नियम यही होता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तीसरा नियम देखते हैं। तो देखिए पहला नियम आपको यही बताया गया कि अगर कोई भी किरण मुख्य के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम यह बताया गया कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, मुख्य के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम यह है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे ऐसे अगर होकर जाती है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। यानी कि जब कोई किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस जाएगी। तो तीसरा नियम यह होता है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटती है। चौथा नियम और लास्ट नियम यह होता है कि अगर कोई किरण ध्रुव से होकर जाती है, कहां पर, ध्रुव से होकर जाती है, तो वहां से परावर्तन के पश्चात वह सीधी निकल जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या होती है, ऐसे सीधी चली जाएगी। और इस स्थिति में क्या होता है, एक किरण जा रही है ना, यानी कि आ रही है यहाँ पर पी पर, तो ये क्या होगी, आपतित किरण होगी। तो ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा ना, और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से परावर्तित होकर इधर नीचे आ रही है तो ये कौन सा कोण होगा, परावर्तित हो रही है, तो ये क्या होगा आपका परावर्तन। तो ये परावर्तन कोण होगा, तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चौथा नियम ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है तो ध्रुव से परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी, सीधी निकल जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है, निकलने की स्थिति में जो कोण आई होता है वह कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से निकलेगी कि जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विश्वास है बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या था, पहला नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी। तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। दूसरा यह था कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आई बात समझ में। तीसरा नियम यह था कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात, जैसे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना,
तो परावर्तन के पश्चात फिर से वक्रता केंद्र से ही जाएगी। आई बात समझ में? जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फिर से उसी वक्रता केंद्र से होकर ही वापस जाएगी। चौथा और लास्ट नियम यह होता है कि अगर कोई किरण ध्रुव से होकर जाती है तो वहां से परावर्तन होने के पश्चात वह ऐसे सीधी निकल जाएगी, और इस स्थिति में क्या होगा, किरण आ रही है तो आपतित किरण होगी, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे आपतन कोण और इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो चौथा नियम यही होता है कि अगर कोई किरण ध्रुव से होकर जाती है तो वहां से परावर्तन के पश्चात ऐसे सीधी निकल जाएगी, और उस स्थिति में कोण I के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब भी हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो उनमें इन 4 नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए, अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाएंगे तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार, यानी 6 प्रतिबिंब पूरे बनेंगे। अवतल दर्पण से कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6 प्रतिबिंब बनेंगे। अब वो प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होगी तो उस स्थिति को देख लेते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी। कहां पर होगी? जब वस्तु अनंत पर होगी। दूसरा, जब वस्तु C के पीछे होगी। कहां होगी? C के पीछे, अभी बताया जाएगा। तीसरा, जब वस्तु C पर होगी। कहां पर होगी? C पर होगी। चौथी स्थिति क्या आएगी? जब वस्तु C और F के बीच होगी, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। आई बात समझ में? और पांचवी स्थिति में वस्तु कहां पर होगी? F पर होगी। कहां पर? F पर, यानी फोकस पर होगी। और छठवीं और लास्ट स्थिति यह होती है कि जब वस्तु F व P के बीच हो। किसके बीच हो? F व P के बीच हो, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए। तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अभी बताया जाएगा आपको कौन कौन बनते हैं। पहले वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर। दूसरी बार जब प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर होगी? C के पीछे होगी। तीसरी बार C पर होगी। चौथी बार C और F के बीच होगी। पांचवी बार F पर होगी और लास्ट में F और P के बीच होगी। देखते हैं इसको। पहली स्थिति लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो पहली स्थिति लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। देखिए अब क्या आएगी? ये हमारी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C। अब देखिए वस्तु कहां पर रखी गई है? पहली कंडीशन क्या है कि वस्तु अनंत पर रखी है। देखिए पहली कंडीशन में बताया गया है कि वस्तु कहां पर रखी गई है? अनंत पर रखी गई है। तो देखिए अनंत पर जब रखी गई है तो इधर मान लेते हैं, इधर हमारी क्या है? यहाँ पर वस्तु रखी गई है, यह अनंत है और इधर क्या है? वस्तु रखी गई है। तो देखिए अनंत पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। सर थोड़ा सा मतलब इसको देख लेते हैं सही से। देखिए यहाँ पर क्या होगा? क्लियर दिख नहीं रहा था।
देखिए यहाँ से क्या होगा कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से किरण आएगी आपकी, ऐसे पड़ेगी और उस पर पड़ने के बाद ये क्या होगी, ऐसे आएगी। अब यहाँ से क्या होता है कि कोई दूसरी किरण चलेगी, कोई दूसरी किरण, और ये कहाँ पर जाएगी, पी पर यानी कि ध्रुव पर जाएगी और ध्रुव पर जाकर ऐसे यहाँ से आएगी। तो ये कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना आपस में। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, ये हमारा एफ है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, यानी कि फोकस पर बनेगा। तो जब वो वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी गई हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और कैसा बनेगा, यहाँ पर हमारी वस्तु कैसी थी, बड़ी थी, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वह उल्टा भी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो पहली स्थिति यही थी। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। देखिए दूसरी स्थिति में बताया गया है कि वस्तु कहां पर रखी जाए, सी के पीछे रखी जाए। आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं करना, बस समझना। यहाँ पर क्या था, एफ था, यहाँ पर क्या था, सी। देखिए पहले वस्तु पर को हमने कहां पर रखा, इधर अनंत पर रखा। अब वस्तु को हम क्या करेंगे, दर्पण के पास लाते चले जाएंगे। तो इधर कहीं अनंत पर थी, अब वस्तु को हम रखेंगे सी के पीछे, यानी कि वक्रता केंद्र जो सी है, सी के पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र के पीछे है, वस्तु कहां पर, सी पर है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक किरण ऐसे जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तब ये नियम यहाँ पर अब काम करेगा आपका, जो 4 नियम बताए गए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो एक किरण ऐसे जाएगी तो फोकस से होकर एक किरण यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से फोकस से होकर निकली। अब दूसरा नियम क्या था, अब देखिए एक और इसमें नियम। अब यहाँ से एक किरण क्या होगी, यहाँ से फोकस से होकर जाएगी, क्या करेगी, एक किरण क्या करेगी, यहाँ से फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर ऐसे जाने के बाद वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताया गया दूसरा नियम यही था ना कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला तो था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से चली आई। और दूसरा नियम यह था कि फोकस से जाने वाली किरणें, ये फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाएगी। तो ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो प्रतिबिंब है आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यानी कि कहाँ पर बना, जब वस्तु को हमने सी से पीछे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी व एफ के बीच में, सी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए 6 प्रकार की प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनेंगी, जिसमें से 5 में यही होगा, जिसमें से 5 में यही होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वस्तु है दूसरी स्थिति में, जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, सी के पीछे रखी जाए, तो इसकी जो भी इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के, यहाँ पर बीच में बन रहा है ना, सी और एफ के बीच में बनेगा। और तो यहाँ पर सी और एफ के बीच में बना। और कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो दूसरी कंडीशन यह थी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब देखिए जो तीसरी कंडीशन है, यानी कि तीसरी बार इमेज कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, यहां पर बताया गया ना, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, सी पर रखी गई हो। कहां पर रखी गई हो, सी पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। तो यहाँ पर जब वस्तु को रखते हैं तो क्या होगा, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो एक किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और वहां से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण, अब देखिए जब सी के, यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी के नहीं, सॉरी,
वस्तु कहाँ पर रखी गई है, सी पर बिल्कुल रखी गई है ना। तो एक तो आपका ये होगा कि यहाँ से किरण जाएगी ऐसे और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आएगी। दूसरी किरण, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऐसे आएगी। दूसरी किरण एफ से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात यह कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है ना। तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी पर रखी गई हो, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखिए यहाँ पर बनाना, वस्तु कहाँ पर थी आपकी, सी पर थी, तो प्रतिबिंब भी नीचे कहाँ पर बना, सी पर ही बना। तो जब वस्तु सी पर रखी जाएगी यानी वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसकी जो भी ये 5 कंडीशन है ना, 5 के लिए यह वास्तविक और उल्टा होगा और 6वीं में आभासी हो जाएगा, आभासी और सीधा। लेकिन 5 के लिए वास्तविक और उल्टा। तो सी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथी स्थिति जानते हैं। विश्वास है कि बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए चौथी स्थिति में आपको क्या बताया गया है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए वस्तु को दर्पण के पास लाते, मतलब दर्पण के पास लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए वस्तु कहां पर पहले रखी गई थी, तीसरी कंडीशन में सी पर। अब वस्तु को हम कहां लाएंगे, सी से आगे लाएंगे, तो वस्तु कहां पर रखी होगी, सी और एफ के बीच में रखी होगी। तो चौथी कंडीशन यही होगी कि वस्तु कहां पर रखी हो, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए जब सी और एफ के बीच में रखी है तो एक तो किरण ऐसे जाएगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी ना, फोकस से होकर, और एक किरण आपकी ऐसे जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहां से, वक्रता केंद्र से ऐसे होकर जाएगी। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इधर आकर काटेगी। तो जब क्या हो, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, सी और एफ के बीच में रखी गई हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ऐसे यहाँ पर आएगा ना, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को दर्पण के पास ले जा रहे हैं और जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है वह क्या हो रही है, दर्पण से दूर आ रही है। आई बात समझ में। तो जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी के पीछे, सी के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चौथी कंडीशन यही थी। अब अगली प्रतिबिंब पर पढ़ते हैं। तो पांचवी, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, बस इसको रखना नहीं है, केवल बस समझना है। देखिए यहाँ पर एफ का, यहाँ पर सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब वस्तु को हम कहां पर लाकर रख दिए, तो देखिए अब हम पांचवी कंडीशन में क्या करेंगे, अब चौथी कंडीशन में वस्तु कहां पर रखी थी, सी और एफ के बीच में रखी थी। अब पांचवी कंडीशन में वस्तु कहां पर रखी जाएगी, एफ पर रखी जाएगी। तो जब वस्तु एफ पर रखी गई हो यानी फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो हम जानते हैं यहाँ से एक किरण निकलेगी ऐसे, वहां से आएगी, तो हम फोकस से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक किरण ऐसे भी होगी जो क्या करेगी, यहाँ से सी से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इसको ऐसे पीछे लाएंगे ऐसे। तो ये कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। इधर गए अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि जब वस्तु पहली कंडीशन में कहा थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर बना। लेकिन एक कंडीशन अभी आएगी जब वस्तु कहां पर रखी गई होगी, फोकस पर रखी गई होगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर बना। तो अगर वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा,
अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आई बात समझ में? तो जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, या पर यानी फोकस पर रखी गई हो, तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो जितने भी पहले पांच प्रतिबिंब बने, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, या सी पर रखी, सी के पीछे रखी हो, या सी पर रखी हो, या सी और एफ के बीच रखी हो, या एफ पर रखी गई हो, ये पांच प्रकार बताए गए। तो इनमें क्या होगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब देखिए सातवीं और लास्ट प्रतिबिंब इससे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है या बनता है। ये हमारा क्या है? एफ सी। देखिए जब वस्तु, अब कहां पर वस्तु को हम दर्पण के पास लेते चले जा रहे हैं ना, तो अब वस्तु को कहां पर रख देते? एफ पर रख देते हैं। और छठवीं कंडीशन में वस्तु को हम कहां पर रखेंगे? एफ से आगे ले जाएंगे ना, तो यह कहां पर जाएगी? यहां पर आएगी। एफ से आगे ले जाएंगे तो, और यह किसके बीच आ गई? एफ और पी के बीच आ गई। तो जब वस्तु कहां पर रखी गई हो? एफ और पी के बीच रखी हो, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। कहां पर रखी हो? फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो यहाँ पर हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रख देते हैं। यहाँ से क्या होगा? एक किरण ऐसे जाएगी और यह यहाँ से होकर निकलेगी। एक किरण ऐसे जाएगी ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे बढ़ाते जाएंगे, उधर जाकर काटेगी ना दर्पण के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा। तो जब वस्तु कहां पर रखी हो? एफ और पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। और कैसा बना है? यहाँ पर सीधा बना है ना, वस्तु जैसी थी वैसी उधर भी बना है, तो आभासी व सीधा बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, आभासी व सीधा। और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या होगा? वह बड़ा बनेगा। तो छठवीं कंडीशन क्या थी कि जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं? एफ और ध्रुव, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो यहाँ से किरण ऐसे जाएगी तो क्या होगी? फोकस से होकर चली जाएगी। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ऐसे उसको पीछे ले जाकर मिलाएंगे तो दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहां पर बना? दर्पण के पीछे। कैसा बना? आभास करके ले गए ना, तो कैसा बनेगा? आभास किया ना, किधर बनेगा? तो क्या होगा? आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो विश्वास है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार फिर से जो भी अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इनका हम क्या कर लेते हैं? इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। अब चित्र बना के नहीं देंगे, ऐसे केवल डायग्राम बना के देंगे। वस्तु, देखिए वस्तु पहले कहां पर होगी? पहली बार कहां पर रखी गई थी? अनंत पर रखी गई थी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर थी तो कहां पर बना था प्रतिबिंब? फोकस पर। फोकस पर यानी कि यह पर बना था। कैसा बना था? उसकी प्रकृति क्या थी? तो वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी थी। और वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा या वास्तविक व उल्टी। तो देखिए हम वस्तु कहां पर रखे? अनंत पर रखे, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमने वस्तु को कहां पर रखा? अब अनंत से लेकर जा रहे हैं इसको किधर? दर्पण की ओर लेकर जा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? मतलब सॉरी, जो भी वस्तु रखी होगी वो कहां पर रखी होगी? अब अनंत से आगे जाएंगे तो सी के पीछे, सी के पीछे
जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, सी के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। आई बात समझ में। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु सी पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, सी पर रखी गई हो, तो जब बताया जब वस्तु सी पर रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई बात समझ में। चौथी कंडीशन देखिए, अब सी से आगे ले जा रहे हैं वस्तु को, अब सी से आगे मतलब सी और एफ के बीच में रखेंगे। जब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, सी व एफ के बीच रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, सी व एफ के बीच में रखेंगे। तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, सी के पीछे बना था। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी के पीछे बनेगा। आई बात समझ में। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वह वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। आई बात समझ में। पांचवी कंडीशन क्या थी, अब वस्तु को कहां पर रखे थे, फोकस पर रखे थे ना, एफ पर। पांचवी में वस्तु कहां पर रखी रहेगी, फोकस पर रखी गई होगी। तो आपको बताया जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर ही इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। लेकिन छठवीं कंडीशन क्या थी, वस्तु को हम कहां पर ले गए थे, वस्तु को हम कहां पर ले गए थे, देखिए छठवीं कंडीशन में वस्तु को कहां पर रखे थे, एफ और पी के बीच में, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे। तो एफ व पी के बीच में रखेंगे वस्तु को। ये यहाँ पर वस्तु को हमने कहां पर रखा था, छठवीं कंडीशन में। जब वस्तु एफ व पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा, आभासी कामा सीधा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो छठवीं कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु को कहां पर रखते हैं, जब वह पी के बीच में रखते हैं, फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो मुझे विश्वास है कि ये बातें जो भी आपको बताई गई ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको कहीं पर भी अगर समझ में अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जो भी हेजिटेशन हो उसको शेयर करें हमारे साथ। उस पर जो भी नीड होगा हम मतलब हमारे द्वारा उस पर जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसको हल किया जाएगा। और ये जो भी टॉपिक था ये बातें मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से देखें। आई बात समझ में। तो यहीं पर हमारा क्लास ओवर होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।